समाजशास्त्र, ये शब्द तो सुना होगा, पर आखिर ये है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी कहानी जानना। मतलब इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और पता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरी दुनिया रातों रात बदल जाए? मतलब हर वो चीज जो जानी पहचानी लगती है, वो अचानक नई और अजीब हो जाए। एक ऐसी दुनिया जहां अपने माता पिता की जिंदगी हमारी जिंदगी से बिल्कुल मेल ना खाती हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर 19वीं सदी का दौर कुछ ऐसा ही था। एक जबरदस्त उथल पुथल का समय। तो बदलाव की ये लहर शुरू कहां से हुई? खेतों से। सदियों से जो शांत सुकून भरे गांव की जिंदगी थी, वो अचानक कारखानों के शोर और धुएं में कहीं खो सी गई। हाथ से बनने वाले सामान की जगह अब बड़ी बड़ी धुआं उगलती मशीनों ने ले ली थी, और इसी को नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके ठीक बाद फ्रांस से एक और क्रांति की आग भड़की। इसने तो हजारों साल से चले आ रहे राजा महाराजाओं के राज की नींव ही हिला दी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन नारों की गूंज ने सत्ता के बड़े बड़े पुराने स्तंभों को एक झटके में गिरा दिया। तो एक तरफ कारखाने और दूसरी तरफ राजनीतिक उथल पुथल। इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों लाख लोगों ने अपने गांव, अपने घर, सब कुछ पीछे छोड़ा और एक नई जिंदगी की तलाश में शहरों की तरफ चल पड़े। और देखते ही देखते शहर एकदम से भीड़ भाड़ वाले अजनबी बन गए। हाँ, यहाँ मौके तो थे, पर साथ ही नए नए खतरे भी थे। तो ये तीन बड़ी ताकतें थीं: औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और तेजी से बढ़ते शहर। इन तीनों ने मिलकर, समझ लीजिए, पुरानी दुनिया को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। और अब समाज के सामने ऐसे नए और मुश्किल सवाल खड़े थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। उस दौर के जो थिंकर्स थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो ये सब देखकर हैरान थे। वो सोच रहे थे, आखिर ये हो क्या रहा है? समाज इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? वो देख रहे थे कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब। शहरों में जुर्म बढ़ रहा था, परिवार बिखर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इन नई नई समस्याओं का हल पुराने जवाबों में, मतलब धर्म और परंपराओं में, मिल ही नहीं रहा था। और ठीक इसी जरूरत ने, इन्हीं मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ने एक बिल्कुल नए विज्ञान को जन्म दिया। एक ऐसा साइंस जो समाज को सिर्फ अंदाजे, भावनाओं या पुरानी मान्यताओं से नहीं, बल्कि सबूतों और तर्क के आधार पर समझना चाहता था। और इस नए विज्ञान को नाम मिला समाजशास्त्र, यानी सोशियोलॉजी। इसका मकसद सीधा और साफ था: समाज कैसे काम करता है, इसके तौर तरीकों को समझना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बायोलॉजिस्ट एक जिंदा सेल को समझने की कोशिश करता है। ये नाम दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने, जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने दो शब्दों को जोड़ा: लैटिन का सोसिएtas मतलब सोसाइटी, और ग्रीक का लोगोस मतलब स्टडी। उनका मानना था कि जैसे नेचर के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही समाज के भी वैज्ञानिक नियम होते हैं जिन्हें हम खोज सकते हैं और समझ सकते हैं। पर कॉन्ट इस सफर में अकेले नहीं थे। उनके साथ और भी कई बड़े बड़े थिंकर्स थे, और इन सब ने मिलकर इस नए साइंस के लिए, समझ लीजिए, एक पूरा का पूरा टूलकिट तैयार किया। ऐसे टूल्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनसे समाज की उलझी हुई परतों को एक एक करके खोला जा सके। तो चलिए समाजशास्त्र के इन चार सबसे बड़े दिग्गजों से मिलते हैं: ऑगस्ट कॉम्ट, एमिल दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। इनमें से हर एक ने हमें समाज को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा चश्मा दिया, एक नया नजरिया। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। एमिल दुर्खीम ने कहा कि देखो, हम जो भी करते हैं वो सिर्फ हमारी अपनी मर्जी नहीं होती। समाज हमारे ऊपर एक तरह का दबाव डालता है। कैसे? कानून के जरिए, रीति रिवाजों के जरिए, नैतिकता के जरिए। इन्हीं को उन्होंने कहा सामाजिक तथ्य। मतलब ये चीजें हमसे बाहर हैं, पर ये हमें खास तरीके से सोचने और बर्ताव करने पर मजबूर करती हैं, भले ही हमें पता चले या ना चले। वहीं दूसरी तरफ थे कार्ल मार्क्स। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने समाज को एक जंग के मैदान की तरह देखा। उनके हिसाब से इतिहास की पूरी कहानी ही दो वर्गों की लड़ाई है। एक तरफ हैं अमीर मालिक यानी बुर्जुआ, और दूसरी तरफ हैं गरीब मजदूर यानी सर्वहारा। हालांकि मैक्स वेबर जैसे थिंकर्स का मानना था कि कहानी सिर्फ पैसे और क्लास की लड़ाई तक सीमित नहीं है। उनका कहना था कि हमारे विचार, हमारा धर्म और सरकारी सिस्टम जैसी चीजें भी समाज को बनाने में उतना ही बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स इन थिंकर्स ने हमें दिए, ये असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट इन टूल्स का इस्तेमाल समाज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हमारा परिवार या स्कूल, को समझने के लिए कैसे करते हैं।
सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है समाजीकरण या सोशलाइजेशन। ये है क्या? सीधी भाषा में ये वो प्रोसेस है जिससे हम सीखते हैं कि समाज में रहना कैसे है, बर्ताव कैसे करना है। ये पूरी जिंदगी चलता है और यही वो प्रक्रिया है जो एक बायोलॉजिकल इंसान को एक सोशल इंसान बनाती है। और ये सीखने का काम कई एजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा परिवार, जो हमें सही गलत की पहली सीख देता है। फिर आता है स्कूल, जहां हम अनुशासन और नियमों को सीखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्त, जो हमें सिखाते हैं कि आपस में घुलना मिलना कैसे है। और आज के दौर में मीडिया, जो हमें बताता है कि दुनिया कैसी दिखती है और हमें कैसा होना चाहिए। अब ये सारी चीजें, ये सब व्यवस्थित होती हैं सामाजिक संस्थाओं के जरिए। इन्हें आप समाज की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। जैसे परिवार, शादी, धर्म, शिक्षा, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका काम क्या है? समाज की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। जैसे परिवार ये पक्का करता है कि बच्चों की परवरिश हो, उन्हें समाज के तौर तरीके सिखाए जाएं। ये संस्थाएं ही समाज को स्टेबिलिटी, एक ठहराव देती हैं। तो इन सब बातों का समाजीकरण, सामाजिक संस्थाएं, क्लास स्ट्रगल, इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि समाजशास्त्र हमें अपनी ही दुनिया को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक बिल्कुल नए, एक पावरफुल नजरिए से देखने की ताकत देता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि समाजशास्त्र सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये एक लेंस है, एक ऐसा चश्मा जिसे लगाकर हम उन अदृश्य ताकतों को देख सकते हैं जो हमारी जिंदगी को शेप देती हैं, हमारे रिश्तों से लेकर दुनिया में हो रहे बड़े बड़े बदलावों तक। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जो सोचने लायक है। हमारी अपनी जिंदगी में जो करियर हम चुनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन बातों पर हम यकीन करते हैं, इन सब के पीछे आखिर कौन सी सामाजिक शक्तियां काम कर रही हैं?